क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, if n persons are sitting on a circle, find the number of ways in which three persons can be selected if no two of them are consecutive। नहीं होंगे। n पर्सन्स एक सर्कल के अराउंड बैठे हुए, नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करनी है कि 3 पर्सन्स हम इसमें सेलेक्ट करें कि कोई भी दो लगातार ना हो। लाइन में हो तो तब तो डायरेक्ट अभी पढ़ा था, एक डिस्कशन में भी आया था, लेकिन ये सर्कल में, सर्कुलर प्रोजेक्शन। बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, n पर्सन्स एक सर्कल में बैठे हुए हैं। मान लेते हैं P1, P2, P3, सर CN3 P4। कितना बेटा? CN3 CN3, NC3। अच्छा ऊपर है ना। NC3 तो बेटा ये होता है ना कि कोई भी तीन लगा ले लें, n में से कोई भी तीन सेलेक्ट कर लें, कोई कंडीशन नहीं है तो NC3, n टोटल केस है। n में से तीन सेलेक्ट करने के केसेस क्या होते हैं? NC3। लेकिन एक कंडीशन भी तो लगी है, कोई भी दो लगातार नहीं होनी चाहिए। तो NC3 में तो ये भी है कि जब ये तीनों आ जाएंगे लगातार होंगे, या दो लगातार होंगे तीसरा अलग होगा। हमें यहां पर चाहिए कि कोई भी दो लगातार ना हो, वो वाला केस। तो ऐसे n पर्सन्स बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इनमें से अगर हम 3 पर्सन्स को सिलेक्ट करें तो उनमें कोई भी दो लगातार नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल है NC3, टोटल केस माइनस, उसमें से वो केस हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर सभी तरीके से लेंगे तो n में से कोई भी तीन सिलेक्ट करने का मेथड है NC3। अब इसमें वो केस माइनस करें when exactly two are consecutive, ठीक दो लगातार हैं और एक अलग है, माइनस all three are consecutive, तीनों लगातार हैं। अगर मैं ये दोनों ही केस इसमें माइनस कर दूं तो कौन सा केस बचेगा? ठीक दो लगातार हैं और एक दूसरी जगह, या तीनों लगातार हैं वो केस भी माइनस कर देगा, बचेगा क्या? कि कोई भी दो लगातार नहीं है। तो टोटल केस हो गया NC3 माइनस ठीक दो लगातार है। ठीक दो लगातार है, कौन सा केस लोगे? या तो P1 P2 सेलेक्ट होगा, या P2 P3, या P3 P4, और Pn -1 Pn और Pn P1। इनमें से कोई भी एक केस हो सकता है। P1 P2 लिया तब भी दो पर्सन लगातार हो गए, P2 P3 लिया तब भी दो पर्सन लगातार हो गए। एग्जैक्टली टू पर्सन आर कॉन्जिक्यूटिव, तो either will take P1 P2 or P2 P3 or P3 P4 or Pn Pn or Pn P1, any one of these n cases means NC1 का दो और n का दो, there will be n methods हैं जिससे कि लगातार दो पर्सन्स आ सकते हैं। लेकिन हमें सेलेक्ट करने तीन, यहां से तो दो ही सेलेक्ट हुए ना, तो एक अभी सेलेक्ट करना बाकी है। कि अगर आपने P1 P2 सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल P1 P2 सेलेक्ट कर लिया है, तो इसके अगल बगल वाले को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे,
P3 को और Pn को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बचे कितने, 2 यहां से गए और 2 यहां से बचे हैं, बोलिए कितने हो गए, n-4, और इनमें से एक पर्सन और सिलेक्ट करेंगे क्योंकि टोटल कितने सेलेक्ट कर रहे थे हम लोग, 3, तो 2 + 1 यहां से 3 पर्सन हो जाएंगे। तो एक पर्सन n-4 में से एक और पर्सन सिलेक्ट होने के लिए कितने तरीके होंगे, n-4c1, ये आ गया nc1 × n-4c1, ये है नंबर ऑफ मेथड्स जब एग्जैक्टली 2 पर्सन्स कॉन्जिक्यूटिव हो। माइनस ऑल 3 कॉन्जिक्यूटिव के लिए क्या केस होगा, तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो, उसके लिए देखिए केस, या तो आप P1 P2 P3 ले लो, ऑल 3 तीनों लगातार हो, और P2 P3 P4 ले लो, P2 P3 P4 लोगे तब भी तीनों लगातार होंगे, और P3 P4 P5 लो, लाइक दिस। कहां तक हो सकता है, P1 P1 P2 तक हो सकता है। कितने केस हुए, n केसेस, n में से कोई भी एक केस लो, nc1 लिखो या n, और जैसे ही आपने कोई भी एक केस लिया, P1 P2 P3 लिया तो 3 पर्सन सिलेक्ट हो गए, और P2 P3 P4 लिया 3 पर्सन सिलेक्ट हो गए, कितने सिलेक्ट करने थे, 3 करने थे, ये आंसर है। इसको आप सिंपलीफाई करके लिख लीजिए, nc3 कितना हुआ, n × n-1 × n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 माइनस n × n-4 माइनस n, n इसमें से कॉमन ले लो, 6 एलसीएम ले लो तो यह आएगा n² - 3n + 2 माइनस 6n + 24 - 6n, कितनी वैल्यू हो गई है, n/6, n² - 15n प्लस, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, देख ले, चेक कर ले, बोला में 6 सेंटी जरा 6 6 की जगह क्या आएगा, nc3 n-1 n-2 3 फैक्टोरियल 6 ही तो होता है, सही तो लिखा है बेटा। से नहीं, वो आपने m/6 कॉमन लिया है तो लास्ट में सिर्फ 6 आना चाहिए, 6n नहीं। हाँ सही बोल रहे, यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो ये हो गया 6, सही बोले हो, तो ये हो गया 26n - 9n आया, और प्लस 26 प्लस 20, मतलब ये वैल्यू आ गई है n, ये फैक्टराइज जाएगा n-4 × n-5 अपॉन 6, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर होगा n × n-4 × n-5 अपॉन 6, देख ले, नोट करिए सभी लोग, सेकंड पार्ट फिर से समझा दो। हाँ बता देंगे, एक और भी मेथड है मेरे पास, आप चाहे तो यहाँ पे मेथड नंबर 1 लिख लें, M1 मींस मेथड नंबर 1, इस मेथड को ही बता देंगे, पहले नोट कर लीजिए, हाँ देखिए इस मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल केसेस पहले बात करें, हमने कहा गया था n persons are sitting around a circle, we have to select 3 persons such that no 2 are consecutive, तो हमने टोटल केस में से वो केस माइनस किया when exactly 2 are consecutive or all 3 are consecutive, तो हमारे पास क्या केस बचेगा, रिमेनिंग केस कि exactly 2 भी consecutive नहीं है, all 3 भी consecutive नहीं, पर 2 भी लगातार नहीं है, तीनों भी लगातार नहीं है, तो बचे क्या, कोई भी 2 लगातार नहीं है, तो वो केस आ गया, ठीक है, तो ये हमने यहां से लिया, तो टोटल है nc3, एग्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव का हमने केस दिया, एग्जैक्टली 2 मतलब 2 पर्संस, तो P1 P2 और P2 P3 और P3 P4 और Pn P1, तो ये एग्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव के n केसेस हैं, तो n में से कोई भी एक केस आ गया nc1 से और n केस। नाउ यू हैव सिलेक्टेड 2 पर्संस बट यू हैव टू सेलेक्ट 3 पर्संस, तो इनके साइड वाले पर्संस को आप सेलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि उससे और 3 कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, वो केस अलग से आप माइनस करो, तो ये 2 हो गए, इनके साइड वाले पर्सन को छोड़ दिया तो रिमेनिंग हुए n-4, उनमें से एक पर्सन और सेलेक्ट कर लिया, ये है एग्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव का केस। ऑल 3 कॉन्जिक्यूटिव के केसेस क्या क्या होंगे, P1 P2 P3 यू कैन सेलेक्ट, और P2 P3 P4 P3 P4 P5 और Pn P1 P2, देयर आर n केसेस,
and out of this n cases if you will take any one case you will select 3 persons consecutive. तो ये माइनस n कर दिया कि all 3 consecutive के केस. ये आंसर. सेकंड देखिए मैं ऐसे कर सकते हैं सेकंड में. n पर्सन्स थे बैठे हुए यहाँ रख लेते P1 P2 P3 up to Pn Pn minus 1 Pn minus 2 P4 ऐसे. पहले एक पर्सन सेलेक्ट कर लीजिए इन n पर्सन में से. n में से एक पर्सन कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? NC. मान लो कोई सिलेक्ट हो गया P1 सेलेक्ट हो गया. डर है जो कोई भी इसमें से एक पर्सन सेलेक्ट हो गया. ये P1 सेलेक्ट हो गया. अब क्या करोगे? P2 P3 नहीं लोगे, P2 और Pn नहीं लोगे. बचे कितने? n-3. n-3 में से अब हमें दो और लेने हैं. दो और लेने हैं लेकिन कोई भी दो लगातार नहीं होने चाहिए. तो हम क्या करते हैं? n-3 में से को वही जैसे पहले लाइन परम्यूटेशन करते थे वैसे ही कर लेते हैं. P3 P4 Pn -1 लिख लीजिए. इसमें से अब आप दो लोगे, कोई भी दो लो, P3 लो Pn -1 लो, तब भी दो लगातार नहीं मिलेंगे, तीनों लगातार नहीं होंगे. इनमें से कोई भी दो पर्सन लीजिए जो कि दो लगातार ना हो. तो हम क्या करते हैं? n-3 में से 2 हमें सेलेक्ट करने. कितने सेलेक्ट नहीं करने? -2 कर दो. कितने सेलेक्ट नहीं करने मतलब n-5 सेलेक्ट नहीं करने, उनको पहले रख लिया. बीच में गैप कितने होंगे? इससे एक ज्यादा गैप होगा. उसमें से कितने पर्सन सेलेक्ट कर लोगे? 2 पर्सन्स. तो 2 प्लेसेस वहां पे ये पर्सन रखोगे, कोई दो लगातार नहीं हो. वापस सुनिए ध्यान से. n में से एक पर्सन सेलेक्ट किया पहले, कोई भी एक हो सकता है P1. इनके अगल बगल वालों को छोड़ेंगे, बचे n-3. अब n-3 के लिए वैसे ही केस करेंगे जैसे पहले हम लोग लाइन में करते थे कि लाइन में n पर्सन्स बैठे हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं, कोई भी दो लगातार नहीं. तो जितने को हमें सेलेक्ट करना है कि लगातार नहीं है, उनको छोड़ करके बाकी का अरेंजमेंट पहले बाकी को पहले रख लेते हैं. तो n-3 है, इनमें हमें 2 सेलेक्ट करने. कितने नहीं करने? तो n-3 -2 मींस n-5 नहीं करने. उनको रखा, उनके बीच में उनसे एक गैप ज्यादा होगा +1, और फिर उसमें से कितने गैप सेलेक्ट कर ले? 2. तो C2 क्योंकि दो पर्सन के लिए. वापस देखें मान, लेकिन इसमें केसेस रिपीट होते हैं. हर एक केस 3 टाइम्स आता है. NC1 में अगर आपने P1 को सिलेक्ट किया, NC1 में सभी है, n में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है. बाकी इसमें से मान लीजिए सेलेक्ट हो गया P4 सेलेक्ट हो गया, Pn -2 सेलेक्ट हो गया, इनमें कोई भी दो लगातार नहीं है पर्सन. लेकिन NC1 में P4 सेलेक्ट हुआ और बाकी इस केस में इसके अगल बगल वाले को छोड़ दीजिए, उसमें P1 और Pn -2 सेलेक्ट हो गया. तो फिर से ये केस आएगा. या NC1 में Pn -2 सेलेक्ट हो गया, Pn -2 सेलेक्ट हुआ और बाकी केसेस में P1 P4 सेलेक्ट हुआ. तो ये केस कितनी बार आ रहा होगा? एवरी केस विल बी 3 टाइम्स. 3 पर्सन सेलेक्ट करने तो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा. जितने सेलेक्ट करने हो, 4 सेलेक्ट करने 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा. मतलब अपान आपको 3 करना. अब मिलाइए आंसर. NC1 की वैल्यू कितनी होती है? n. इसको क्या लिखोगे? n-3 -2 n-5 + 1 n-4 C2 अपान 3. क्या आ गया? n into n-4 into n-5 अपान 2 फैक्टर 2 into 3 6. आंसर मिलाइए. यही है क्या? सर आपने दूसरे मेथड में ऊपर -2 ही लिखा है. -2 क्योंकि वो 2 पर्सन्स को हमें सेलेक्ट करना है, तो रिमेनिंग को पहले रखते हैं. जैसे पहले क्या था, n पर्सन को 3 को सेलेक्ट करना है, कोई दो लगातार नहीं है, तो हम क्या करते हैं? n-3 को पहले रख दिया. n में से 3 माइनस करते हैं, वैसे n-3 में से 2 माइनस करेंगे. सेम वही लाइन वाला ही लगा रहे हैं, बस n की जगह n-3 है, 3 की जगह 2 है. 2 पर्सन सेलेक्ट करने. अगला क्वेश्चन बना के देखो, इसी पैटर्न का है. क्वेश्चन नंबर 6. यही पैटर्न लगेगा. खास तौर से मेथड 2. मेथड 1 लगाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. मेथड 2 लगेगा.
उसको लगा के देखिएगा, इसमें नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। हाउ मेनी हेक्सागन can be constructed, how many hexagons can be constructed by joining the vertices of, by joining the vertices of a quindecagon, a quindecagon, क्विंडेकागन पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 15 साइड्स। क्विंडेकागन में 15 साइड्स मिल जाएंगी। If none of the side of the hexagon, if none of the side of the hexagon is also side of quindecagon, is also side of quindecagon, बनाइए। क्विंडेकागन मतलब एक पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स हैं, उसमें से मतलब 15 वर्टाइसेस में से हमें 6 वर्टाइसेस सेलेक्ट करने हैं। हेक्सागन बनाना है तो 6 वर्टाइसेस, लेकिन ऐसा लेना है कि जो क्विंडेकागन की साइड है वो हेक्सागन की साइड ना बने। ऐसा कब हो सकता है, जब लगातार कोई दो वर्टेक्स सेलेक्ट ना हो। कोई भी दो वर्टेक्स लगातार अगर सेलेक्ट हो गए तो क्या होगा, साइड क्विंडेकागन की और इसकी सेम हो जाएगी। देखिए क्विंडेकागन बनाने के लिए मैं एक सर्कल पे पॉइंट लेकर के बनाता हूँ 15 साइड। ये ले लिया मैंने P1, फिर यहाँ लिखा P2, P3, P4, P5, P6, P7, 15 साइड्स का पॉलीगन बनाना है। P8, P9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा 15 साइड्स का पॉलीगन बनाया क्विंडेकागन। ये सर 70 क्या बता रहे हो, 70 क्या बोल रहे हो? सर 70 आंसर। सर 140 नहीं बेटा 70 आंसर नहीं होगा, आंसर तो कुछ बड़ा सा आ जाएगा ना, कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं, हो सकता है देखते हैं अभी ऐसा सॉल्व करके। 70 आ रहा है, आएगा, सिंगल साइड 70 दो तरीके से तो 140। चलो इससे क्या किया है ना, अभी देखते हैं। अब ये है 15। अब मैं जैसे ही अगर लगातार दो वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए P2 P3 सेलेक्ट हो गया तो क्या होगा, ये जो साइड होगी हेक्सागन की, मान लीजिए अगर आप 6 वर्टेक्स सेलेक्ट करते हो, अगर लगातार दो वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे तो ये साइड हेक्सागन की और ये क्विंडेकागन की साइड सेम हो जाएगी। तो कोई भी दो लगातार वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं हो सकते। या फिर आप ऐसे समझो 15 लोग बैठे हैं, 15 persons are there sitting on a circle, we have to select 6 such that no two are consecutive, कोई भी दो लगातार ना हो। तो ये वाला मेथड लगेगा, क्योंकि अब पहले वाले मेथड में क्या था, टोटल में से वो केस माइनस करिए, कौन सा कि दो कॉन्जिक्यूटिव हैं बाकी अलग, फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं बाकी अलग, 4 कॉन्जिक्यूटिव अलग, या 2 कॉन्जिक्यूटिव एक साथ हैं, 2 अलग कॉन्जिक्यूटिव एक साथ हैं, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे उसमें, तो वो केस इसमें नहीं लग पाएगा। इसके फर्स्ट मेथड से आप इसको बना सकते हो, सॉरी सेकंड मेथड जो लास्ट क्वेश्चन का सेकंड मेथड था, नंबर ऑफ वेज।
बताइए क्या आएगा आंसर। सबसे पहले n में से एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया था, जैसे 15 में से कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, कितना हुआ 15C1, कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने P1 या P3, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, तो P3 सेलेक्ट हो गया, तो इसके अगल बगल वाले वर्टेक्स को आप सेलेक्ट नहीं करोगे, P2 भी करोगे, बाकी बचे कितने बताओ 12, ठीक है ना। P3 एक वर्टेक्स लिया हमने, कोई भी एक वर्टेक्स, तो उसके अगल बगल वाले वर्टेक्स को नहीं लेंगे, 15C1 में से कोई भी एक आ सकता है, उसके अगल बगल वाले को, उनके पड़ोसियों को छोड़ दो, बाकी बचे 12 वर्टेक्स में से और कितने लेने हैं 5 और लेने हैं हेक्सागन बनाने के लिए, कोई दो लगातार नहीं होने चाहिए, तो 12 स्टेशन हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं, कोई भी दो लगातार नहीं होने चाहिए, तो क्या मेथड है, पहले 12 - 5 मतलब 7, जो रिमेनिंग 7 जिनको सेलेक्ट नहीं करना है उनको रख लिया, उनके बीच में गैप कितने होंगे +1, वही वहां भी लिखा है, एक गैप ज्यादा, उसमें से कितने गैप सेलेक्ट करोगे 5 गैप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, यही नंबर आपको ऐसे है। लेकिन इसमें सर्कल में इस तरह जब करते हैं हम लोग, ये सर्कुलर परम्यूटेशन में रिपीटिशन हो जाता है, कैसे, अगर आपने 15C1 में पहले P3 सिलेक्ट किया था और बाकी इसमें 5 वर्टेक्स, मान लीजिए कोई 5 वर्टेक्स हो रहे हैं, P5 P7 P9 P11 P14, ये सिलेक्ट हो रहा है, एक ऐसे हेक्सागन बना है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन बना 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हेक्सागन हो गया। तो पहले 15C1 में जब P3 सिलेक्ट हुआ और बाकी में ये सिलेक्ट हुए, या 15C1 में P5 सिलेक्ट हुआ हो, बाकी वर्टेक्स ये सिलेक्ट हुए हो, या P7 सिलेक्ट हुआ हो, बाकी सेम वर्टेक्स सिलेक्ट हुए, वो केसेस बार बार रिपीट हो रहे होंगे, कितनी टाइम्स 6 टाइम्स, तो अपान 6 कर दोगे, तो ये आंसर है। 15C1 की वैल्यू है 15, ये आ जाएगा 12 - 5 8C5 8C3 होता है अपान 6, 8C3 की वैल्यू 56 अपान 6, 5 ये हो गया 2, ये हुआ 28 मल्टीप्लाई किए 140, ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे 140, नोट कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है तो। वन 140 ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका जनरलाइज फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम लोग, क्या जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हैं, n वर्टाइसेस है या n पर्सन है, r सेलेक्ट कर दें इन अ सर्कल, सर्कल में बैठे हुए टू बी सिलेक्टेड, नो टू कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी दो लगातार ना हो, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो, पहले n में से एक पर्सन सेलेक्ट कर लो NC1, अब इसके अगल बगल वालों को छोड़ दो, बचे कितने n-3, सेलेक्ट कितने करने बाकी रह गए r-1, एक सेलेक्ट कर चुके ना, तो r-1, तो कितने नहीं सेलेक्ट करने n-3 r-1, उतने पहले रख लीजिए, +1 एक गैप इससे ज्यादा होगा, उसमें से r-1 गैप सेलेक्ट कर लीजिए, अपान ये कितनी बार रिपीट हो रहा होगा r टाइम्स। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कैसे याद करना हो, तो आपको बता ही दिया कैसे बन रहा है। उसी को जनरलाइज किया, जो दो क्वेश्चन हमने भी किया। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो तो उस केस में सर्कुलर परम्यूटेशन अगर मुझे लिखा, सर आपने ऊपर n-3 लिखा है, हाँ n-3 जैसे यहाँ भी था n-3 सेम, n में से एक सेलेक्ट हो गया, अगल बगल वालों को छोड़ देंगे तो n-3 बचेंगे। ओके नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन of n objects out of which
P are identical of one kind comma Q are identical of second kind, इस तरह का कुछ लिखा होगा, नंबर विल बी, तो क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल, जहां पर खासतौर से केवल सर्कल में अरेंज करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट है, तो n-1 फैक्टोरियल वैसे होता है फॉर्मूला, अपॉन यहाँ क्या करेंगे p आइडेंटिकल p फैक्टोरियल, q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है q फैक्टोरियल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर टेकन डिफरेंट, उस केस में ये फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, r हो तो r फैक्टोरियल भी आ जाएगा, केवल एक ऑब्जेक्ट है तो। वैसे अलाइक ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर परम्यूटेशंस पर क्वेश्चंस कभी आया नहीं, मेंस में भी एडवांस में भी, क्योंकि बहुत कम नंबर लेने पर फॉर्मूला सही भी नहीं होता कई जगहों पर। ये फॉर्मूला मान लीजिए अगर कोई कहे कि दो ही ऑब्जेक्ट हैं, अरेंज करो सर्कुलर परम्यूटेशन करो, कितने आएंगे आंसर, तो क्या होगा अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 - 1 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/2 तो कोई परम्यूटेशन होता नहीं, तो बहुत स्मॉलर नंबर्स हो जाए तो फॉर्मूला पूरी तरह ये सही नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर केवल एक ही ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है और मान लीजिए ए बी लिख दें तो हो जाएगा सही, और कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हैं तो फॉर्मूला सही आ जाता है, कुछ आइडेंटिकल के साथ कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो तो उस केस में यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे जेई में कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिला। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, एक ही क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, क्योंकि बस फॉर्मूले बेस्ड है, आप अरेंजिंग लेटर्स, अरेंजिंग लेटर्स of the word terrorism, terrorism around the circle, around the circle, एक सर्कल के अराउंड टेररिज्म वर्ड को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए। तो क्या आ जाएगा, काउंट करिए बताइए। सर 60480 60480, अच्छा पूरा कैलकुलेट करके देखिए कितने लेटर्स हैं, 2 4 6 3 9, तो नंबर ऑफ वेज हो गया 9 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 आ रहा है, 3 फैक्टोरियल और कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये आंसर है, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आंसर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो वही जो मल्टीप्लाई करके आएगा लिख देंगे आप, 8 × 7 फैक्टोरियल तो 5040 होता है, फिर अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा, अपॉन 6 कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5040 में, वो आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल अब पढ़ते हैं हम लोग, ये हम पढ़ रहे थे अभी तक सर्कुलर परम्यूटेशन। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और selections, important article, total number of combinations or selections।
फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R objects out of n different objects n different objects में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? NCR, ये तो बहुत पहले से हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम पढ़े हैं कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या है? NCR होता है ना? n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को अगर सेलेक्ट करना है, यही अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट हो तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट, वन लिखा है या एग्जैक्टली वन लिखा है, दोनों का एक मतलब है। वन लिखा है मतलब ठीक एक वन ही ऑब्जेक्ट लेना है, आर लिखा है मींस एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट ही लेना है। एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? NC1। अगर आपसे कहें जीरो ऑब्जेक्ट लेने हैं तो NC0, टू ऑब्जेक्ट लेने हैं तो NC2, फाइव ऑब्जेक्ट लेने हैं NC5, n ऑब्जेक्ट लेने हैं NCN। इसी फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर ऐसे लिखा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one object out of n different ऑब्जेक्ट्स में से at least मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? at least लिखा गया तो either you may select one or two or three or four up to n objects. If you select one object, number of ways will be NC1. If you select two objects, number of ways will be NC2, NC3, like this up to NCN. होगा? Either you select one object or two object or three object or total n objects. इनमें से आया और इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे। बाइनोमियल में इसका आपको बताऊंगा मैं आपको। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN पूरा लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 रेज़ टू द पावर n। नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN लिखा है तो वह है 2 रेज़ टू द पावर n। NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 अगर उधर माइनस कर दें तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। नोट करें ये पॉइंट। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके होंगे? 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा तो 2 पावर n हो जाएगा। मतलब अगर ये लिख दिया जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स, जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स out of n different objects, तो क्या होगा नंबर ऑफ वेज? तो उस केस में नंबर ऑफ वेज हो गए NC0, n में से जीरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 भी 2 भी अप टू n, तो इसकी वैल्यू होगी 2 रेज़ टू द पावर n। इफ यू कैन सेलेक्ट जीरो ऑब्जेक्ट आल्सो तो आंसर होगा 2 पावर n। नोट करिए, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए, किसी को भी कोई डाउट है इन पॉइंट्स में? पॉइंट नंबर 5,
लेकिन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स out of an identical objects. एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के टोटल वेज क्या होंगे? ये अभी हमने डिफरेंट पढ़े, एंड डिफरेंट है तो एनसीआर होता है। आर ऑब्जेक्ट लेने, वन लेने हैं तो एनसी1 होगा, टू ऑब्जेक्ट लेने डिफरेंट में से तो एनसी2 होगा। लेकिन सभी अगर आइडेंटिकल ऐसे लिखते ए एन टाइम्स ए लिखा हुआ है, सब आइडेंटिकल है। इसमें से आर ऑब्जेक्ट आर ए सेलेक्ट कर दें तो कौन से आर ए सेलेक्ट होंगे? मान लीजिए अगर 2 ए लेने तो आपने फर्स्ट सेकंड ए लिया या सेकंड थर्ड ए लिया या थर्ड फोर्थ ए लिया, कौन सा ए लिया पता चलेगा क्या? कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि सभी ए एक जैसे हैं। तो नंबर ऑफ वेज आइदर यू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है, 3 का भी एक ही तरीका, 1 का भी एक ही तरीका, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी कितने तरीके हैं? केवल एक तरीका। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं 5 आइडेंटिकल में से 4 आइडेंटिकल लेने का एक वे, 3 आइडेंटिकल लेने का भी एक है तरीका। तो भैया आर ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 वे। कितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो भी 1 वे, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एग्जैक्टली आर तो भी 1 वे। नंबर ऑफ वेज आप सेलेक्टिंग, लेकिन ये लिखा हो एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। डिफरेंट होते तो पहले 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने कितने तरीके होते? NC1। आइडेंटिकल है तो 1 ऑब्जेक्ट, आइदर यू सेलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने कितने तरीके? 1। और यू विल सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट के लिए वहां था NC2 लेकिन यहां कितना है? 1 वे। और यू विल सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट के लिए भी 1 वे, 4 के लिए भी 1 वे, n के लिए भी 1 वे। ये कितने टाइम्स आएगा? 1 1 1 n टाइम्स होगा। देखिए 1 आइदर यू सेलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट or 2 or 3 n, तो कितने केसेस होंगे ऐसे? देयर विल बी n केसेस। तो 1 1 1 1 n टाइम्स आ रहा होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? n। कोई प्रॉब्लम? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट के लिए होगा 1। यहां भी 0 भी ले, 0 और मोर का केस ले सकते हैं, जैसे यहां 0 और मोर का केस लिया था। 0 के लिए भी एक तरीका, कुछ नहीं सेलेक्ट करना भी, कुछ नहीं सेलेक्ट किया तो वो एक ही तरीके से कर सकते हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। 7 अगर ये लिखा नंबर ऑफ वेज आप सेलेक्टिंग 0 और मोर और ऑब्जेक्ट्स out of an identical objects। तो 0 के लिए एक केस आएगा, फिर बाकी 1 के लिए एक केस, 2 के लिए एक केस, ऐसे n केसेस, और एक ये 0 के लिए होगा और बाकी n केसेस 1 2 3 अप टू n के लिए। मतलब आंसर कितना आ जाएगा इस बार? n+1। देख लीजिए 0 भी एक केस होगा, 1 2 3 अप टू n, और सभी को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज सेम है 1। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में, डिफरेंट में सभी डिफरेंट है, NC0 + NC1 + NC2 अप टू n। कोई भी डाउट है इसमें? अब इन सभी को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला। अभी मैंने बेसिक पॉइंट सबको अलग अलग करके आपको बताया, उसमें कुछ को कंबाइन किया, 7 को जैसे कंबाइन किया 6 इनकी हेल्प से, L6 नंबर ऑफ वेज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सभी बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ये बनाया जा रहा है। नंबर ऑफ वेज
आप selecting at least one object out of p identical objects of one kind, p identical objects of one kind, comma q identical objects of second kind, r identical objects of third kind, and different objects will be p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है एक तरह के, जैसे मान लीजिए ए इस तरह से p ऑब्जेक्ट है, ये p, फिर है b q ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे c r ऑब्जेक्ट, और फिर है d1 d2 d3, ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहा गया आपको, इस पूरे में से कम एक ऑब्जेक्ट ले, तो आप समझ लीजिए 4 ग्रुप्स हैं आपके पास। पहले ग्रुप से हो सकता है आप कोई ऑब्जेक्ट ना लो, 0 लो या 1 लो या 2 लो या 3 लो या p लो, तो 0 ऑब्जेक्ट लेने का कितने में 1 ऑब्जेक्ट के भी 1, 2 ऑब्जेक्ट के भी 1, p ऑब्जेक्ट के लिए भी 1, तो टोटल वेज कितने हो गए p + 1। इससे either you will select 0 or 1 or 2 or 3 up to p object, like here n identical object में से 0 or more object select करने कितने तरीके से n + 1। कोई जरूरी नहीं कि आप यहां से कोई ऑब्जेक्ट लो, हो सकता है यहां से 1 ऑब्जेक्ट लो तब भी काम हो जाएगा, तो इसलिए यहां से 0 1 2 3 up to p कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अगेन यहां से भी क्या करोगे, 0 1 2 3 कितने भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कितने तरीके होंगे q + 1 सेकंड ग्रुप से, नेक्स्ट आइडेंटिकल से r + 1, नेक्स्ट है भी 0 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, तो nc0, लेकिन वहां से क्या आएगा nc0 + nc1 + nc2 up to ncn, जिसकी वैल्यू होती है 2 power n, यह है टोटल। लेकिन इसमें क्या किया हमने, 0 0 0 0 भी तो हो सकता है, एक केस लिया हमने, वो एक केस है कि पूरे में से कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो उसको हम -1 करेंगे। अगर यहाँ 0 और मोर लिखा होता तो वो -1 करने की जरूरत नहीं, ये आंसर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p + 1 × q + 1 × r + 1 × 2 power n -1। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, कोई भी डाउट है तो बताइए। नोट कर लें, क्वेश्चंस करके देखेंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी कि कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 1, Sanjeev has 7 friends. In how many ways? In how many ways he can invite? He can invite 1 or more. 1 or more of them for dinner. क्या है यहाँ 7 फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक को तो बुलाएगा ना डिनर पे, तो डिनर पर वो बुलाना चाहता है, लेकिन 7 फ्रेंड्स हैं, तो वो देख रहा है कि एक को बुलाएं, 2 को बुलाएं या 7 को बुला लें, ठीक है। तो अपने खर्चे को एस्टिमेट करते हुए उसके अकॉर्डिंग बुलाएगा वो फ्रेंड्स को अपने। तो ये देखिए 127 कितने तरीके से बुला सकता है वो, 127। 127 तो नंबर ऑफ वेज
ठीक है, या तो वो इन 7 फ्रेंड्स में से वो एक फ्रेंड को बुला ले, आइदर ही विल कॉल वन फ्रेंड, इनवाइट वन फ्रेंड, और ही विल इनवाइट 2 फ्रेंड्स प्लस होगा, और he is going to invite 3 friends and all 7 friends, ये तो होगा। इसमें 7c0 नहीं है, nc0 plus nc1 plus nc2 होता है ncn तक 2 power n minus 1, तो इसमें 7c0 नहीं है, तो 7c0 आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां तक की वैल्यू जो है वो है 2 raised to the power 7 माइनस 7c0 होता है 1, 2 power 7 की वैल्यू 128 minus 1 127। देख लें, किसी को भी कोई डाउट है इसमें सॉल्यूशन में तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? टाइम हो गया क्या?